हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की, चाहे गवर्नमेंट जॉब की, चाहे एसएससी, टीचर्स, दरोगा, एमटीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन सभी पेपर्स की कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे डिमांड है ये। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी कट ऑफ क्लियर करवाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी ये गारंटी है, ठीक है, हमारी ये गारंटी है, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं ना तो आप बेहतरीन मार्क्स लेकर पास होंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। मतलब गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी या फिर नदियां हैं? प्रणहिता, मंजीरा, इंद्रावती या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है सारी। मतलब प्रणहिता, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती ये सभी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? गोदावरी की। किसकी रिवर की? गोदावरी रिवर की। चलो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैप है, हम खुद ही देखते हैं इसको। अब पहले बात देखते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ से जो वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में से महाराष्ट्र के नासिक में से गोदावरी रिवर निकलती है। ठीक है, गोदावरी रिवर निकल रही है नासिक में से। और नासिक का कौन सी जगह है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है, ठीक है, एमसीक्यू बनकर ये आया है कि नासिक में तो निकलती है, लेकिन नासिक में कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चलो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे नदी है। ये देखो, अब हम इसको मानते हैं कि ये नदी हमारी जा रही है गोदावरी रिवर, तो यहाँ पर ये बना रही है डेल्टा। इंपॉर्टेंट हो गया कि डेल्टा बनाती है गोदावरी रिवर, यहाँ बनाती है डेल्टा गोदावरी रिवर। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से जा रही है हमारी इंद्रावती होगी, ठीक है, यहाँ से जा रही है मनेर, ये हमारी मनेर है। और यहाँ से देखें तो ये जा रही है प्रणहिता, ये वाली जो नदी है ये प्रणहिता है। और ये आपकी है वर्धा, बीच वाली जो है वो है वर्धा, और इस वाली साइड वाली है वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा हो गई। और ये हो गई हमारी पेनगंगा। तो कैसे याद करना है? पेनगंगा, वर्धा और क्या है? वेनगंगा। और यहाँ से आपकी जा रही है मंजीरा, ठीक है, मंजीरा चली गई। और ये हमारा हो गया नासिक, मतलब कि त्र्यंबकेश्वर। और कहाँ से निकल रही है? नासिक से निकल रही है। नासिक कहाँ पर है? नासिक है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके यहाँ मनेर हो गई, ये इंद्रावती हो गई। और यहाँ से और जाएं तो ये है आपकी सबरी हो गई, और साथ में है सलेरू, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? सबरी, सलेरू, इंद्रावती, मनेर और प्रणहिता हो गई है, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, मंजीरा, ठीक है, ये सारी उसके ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये हो गई हमारी बात पहले क्वेश्चन की। चलो और क्या हमने देखा है कि ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न घाट से नहीं है, वेस्टर्न घाट से है, और साउथ इंडिया की रिवर, मतलब कि दक्षिण भारत की ये नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इनमें से कौन सा देश शंघाई कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोई भी क्वेश्चन देखना है, पहले ये देखना है कि इसमें नोट तो नहीं दे रखा, क्योंकि इस चीज़ से अगर आप नोट नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, तो आपका आते आते क्वेश्चन आपका कट हो जाता है, आपको उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, बल्कि वो नेगेटिव में भी जाता है। चलिए, तो इसमें से कौन सा नहीं है? भारत, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ईरान। तो कौन सा नहीं है? वो है मंगोलिया नहीं है। भारत है इसका पार्ट, किर्गिस्तान भी है और ईरान भी है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास मैप है, ये देखिए। तो पहली बात ये है कि ईरान जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन का 9वां मेंबर बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा बना है? वो बना है ईरान, ठीक है। अब इसमें पहले 8 मेंबर थे, लेकिन अब 8 मेंबर नहीं है। अब आपको आंसर लगाना है कि शंघाई कॉरपोरेशन में 9 मेंबर हैं। अब इसके जो पार्ट हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं, और दोनों 2017 में बने थे इसके पार्ट। ये भी एक पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, और चाइना में कहाँ पर है? वो है बेजिंग।
तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि 9 मेंबर हैं। ईरान अभी फिलहाल ही इसका मेंबर बना है। इंडिया पाकिस्तान 2017 में बने थे। हेडक्वार्टर इसका चाइना बीजिंग में है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ठीक है, ये 4 हो गए। फिर है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। अभी जो ईरान था वो ईरान भी अब इसका टोटल फुल मेंबर बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान हो गया। जो छोटा सा दिख रहा है ये है हमारा किर्गिस्तान। ठीक है, उसके नीचे जो छोटा सा एक और देश दिख रहा है वो है हमारा ताजिकिस्तान और यहाँ पर है हमारा उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हमारे हो गए सेंट्रल एशिया के देश। ये है हमारा इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है चाइना और ये है हमारा रशिया और ये है ईरान। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, तो 9 मेंबर हमारे हो गए। अब क्वेश्चन क्या था हमारे लगाया है कि मंगोलिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि जो मंगोलिया है वो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है, अभी फुल मेंबर नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से कौन सा कथन संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वही है जो कि हमारे पीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को इसको लॉन्च करा है और 22 जनवरी 2024 वही डेट है जब राम मंदिर इनागोरेट हुआ था। ठीक है, अगर आपको राम मंदिर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसमें सभी सारे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और चलो देखते हैं। उसका पहला स्टेटमेंट है द स्कीम विल इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम एट रूफटॉप फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर। मतलब इस स्कीम में लोगों की घर की छतों पर रूफ टॉप मतलब कि सोलर पैनल स्थापित करे जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कितने लोगों में करे जाएंगे, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ परिवारों मतलब कि फैमिलीज के घरों की छतों पर यहाँ पे इंस्टॉल करे जाएंगे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अटेम्प्ट टू हेल्प रीच टारगेट ऑफ 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। ये भी बिल्कुल सही है कि ये हेल्प करेगा इंडिया की 40 गीगावाट की टारगेट को हासिल करने में। तीसरा है ये 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देगा हाउसों को। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर इसका हुआ डी, कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे सही हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि 1 करोड़ लोगों की छतों पर पैनल लगाए जाएंगे, सोलर पैनल। साथ में 40 गीगावाट रूफ टॉप इलेक्ट्रिसिटी हमें सूरज से लेनी है, वो भी इसका होगा। और साथ में है 300 यूनिट दी जाएंगी पर फैमिली को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब हम छतों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, उससे हम क्या पंखा चला रहे हैं अपना, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वही ठीक है, यहाँ पर पंखा चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बिजली से यूज़ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे धुआं नहीं निकलेगा। धुआं क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम कोयले का यूज़ यहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि आजकल जो भी हमारे पास बिजली आ रही है वो कोयलों को जलाकर ही आती है। तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाएगा, ग्रीन एनवायरनमेंट हो जाएगा, हमारा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ये एक हमारा कदम है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये रहा पीएम सूर्य उदय योजना है। इसमें भी यही लिखा है कि 1 करोड़ परिवारों की छतों पर लगेगा सोलर रूफटॉप। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो पीएम सूर्योदय योजना है ना, इसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बहुत बात करी है, हमारे इंटरिम बजट में बात करी है, जो अभी बजट निकला है उसमें बात करी है, और इसको पैसा भी दिया गया है, बजट एलोकेट करा गया है। तो आपको अगर हमारी बजट भी देखना है तो बजट की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात हुई बजट की। अगर आपको ये तो हमारी बात है जीएस के 8 एमसीक्यूज़ की, और पॉलिटी के भी हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है, ट्रिक से पढ़ना बहुत इजी हो जाता है, तो वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। साथ में अगर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है, करंट अफेयर कौन सा, मंथली वाला, कि हर महीने का, जनवरी का, नवंबर का, दिसंबर का, हर मंथली मैगजीन हमारे यहाँ पे निकलती है। साथ में अगर आपको 2023 का पूरा करंट अफेयर चाहिए, न्यूज़ चाहिए इंपॉर्टेंट, उसकी भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अवेलेबल है। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं वो भी हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उनका फ़ायदा उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मतलब कि दूध का सबसे बड़ा
उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, इंडिया, चाइना या फ्रांस? तो वो है हमारा खुद का भारत। ठीक है, भारत क्या करता है? सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन हमारे ही देश में होता है। अब कितना होता है कि जितना भी पूरी संसार में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 24% पार्ट हमारे इंडिया ही करता है। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, कितना करता है? लगभग 24% जो है उत्पादन इंडिया ही करता है दूध का। अब ये बात कैसे हम बोल रहे हैं? क्योंकि डाटा के हिसाब से 2013 से लेकर 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो दूध का जो उत्पादन है मतलब प्रोडक्शन है वो 61% हो गया है लगभग। ठीक है, 2013 में ठीक है प्रोडक्शन बढ़ गया है, 61% बढ़ गया है इसका प्रोडक्शन 2013 में। ये बात हुई हमारे टोटल प्रोडक्शन की। अगर हम ये बात करें कि पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा दूध की अवेलेबिलिटी क्या है, तो मतलब हर इंसान के पास के हिस्से में कितना दूध आता है। 2013 में हर इंसान के हिस्से में 303 ग्राम पर डे का दूध आ रहा था। अब 2021-22 की बात करें तो अब हर इंसान के हिस्से में 444 ग्राम दूध पर दिन में आ रहा है हिस्से में। तो डाटा खुद हमें दिखा रहा है कि 303 से 444 ग्राम दूध बढ़ गया है। चलिए ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है न्यूरालिंक डिवाइस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड करता है न्यूरालिंक डिवाइस? क्या वो सुपर कंडक्टिविटी से करता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ब्रेन चिप इंटरफेस है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो इसका सही आंसर है ब्रेन चिप इंटरफेस है। चलो इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये है इस टाइप का दिखता है ये न्यूरा। ठीक है, अब ये है एलोन मस्क ने, ठीक है आप सब जानते होंगे एलोन मस्क ने न्यूरालिंक को निकाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये एक टाइप की चिप है। ठीक है, ये जो चिप है ये ह्यूमन ब्रेन को, ये हमारा इंसानी दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाएगी और फिर इस चिप का जो कनेक्शन है ये कंप्यूटर से लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हेल्प, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि ऐसे लोग जिनको पैरालाइज है, जो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाएगा कि जो भी वो सोच रहे हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ कंप्यूटर पर दिख जाएगा, तो उससे उनको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग टेलीपैथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीपैथी। अगर आपका पेपर में टेलीपैथी के बारे में लिखा हुआ आता है तो आप फट से लगा देना कि टेलीपैथी का मतलब है कि हमारे ह्यूमन के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना, वो हो गया टेलीपैथी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये लोगों के ब्रेन को एक चिप के जरिए कंप्यूटर से जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूरालिंक। ये है न्यूरालिंक का कंसेप्ट, आप समझ गए होंगे मैं आशा करती हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको पैरालाइज है, और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। मतलब कि इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट दोबारा नहीं आया है, या आपको इस पर फोकस जरूर करना है। कौन सा नहीं है? म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। तो इसका सही आंसर है म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। वही देखो यहाँ पर जो है ये जो सार्क है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8, इसमें कितने मेंबर आते हैं? 8 मेंबर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात 8 मेंबर आते हैं। साथ में 1985 में इसको बनाया गया था। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, पहले इसके मेंबर देख लेते हैं कितने मेंबर हैं। ये देखो इसके जो मेंबर हैं वो हैं अफगानिस्तान, ठीक है, एक अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया तो है ही, साथ में नेपाल हो गया, भूटान है, और बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका। तो हमारे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेंबर हमारे हो गए यहाँ पर। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल में। इम्पॉर्टेंट बात है ये कि नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो 8 मेंबर हो गए, 1985 में बनी थी। हेड क्वार्टर इसका नेपाल में है, काठमांडू में। और इसका काम क्या है? इसका ये काम है कि जो 8 मेंबर है ना, सारे के सारे मिलकर आएँ और एक दूसरे की हेल्प करें, और उस हेल्प से क्या होगा कि इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक विकास करें एक दूसरे का, और रीजनल इंटीग्रेशन हो कि इस रीजन का पूरा ये जो रीजन है हमारा साउथ एशियन का रीजन है, साउथ एशिया का रीजन है, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, जब मिलकर काम करेंगे, एकता में बल होता है, तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रमोट
एम्स टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंट्री। मतलब भारत सरकार की कौन सी पहल का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक विद्युत वाहन को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सबको पता होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही व्हीकल्स होते हैं जो कि बैटरी से चलते हैं, ठीक है, बैटरी से चलते हैं और वो धुआं नहीं करते हैं। अगर आप उसमें पेट्रोल और डीजल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, धुआं नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, क्लीन एनवायरनमेंट होगा, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, जो कि आजकल जो हमारी भारत है वो इसका एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फेस करी, एयर पोल्यूशन को मैक्सिमम कर रही है वो दिल्ली में हो गया, ठीक है, ठीक है, और साथ में है चलो ठीक है, दिल्ली में हो गया, पटना में हो गया, मतलब ऐसे बहुत ही सिटीज़ जो होती हैं, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर हो गया, साउथ में बेंगलुरु हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो रहा है, वो बात हम कभी और करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें से कौन सी गवर्नमेंट की, मतलब कि हमारे भारत सरकार की कौन सी पहल है जिसका कि उद्देश्य है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करें। फेम इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसकी सिंपल सी बात है, ये है फेम इंडिया। फेम इंडिया का है उद्देश्य कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करवाना। सबसे पहली बात है कि 2015 में इसका हुआ था, ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च करा गया था। इसके 2 फेज़ हैं, 2 फेज़ में इसको लॉन्च करा गया है। कौन कौन से फेज़ हैं, एक है फेम इंडिया फेज़ 1, ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे फेम इंडिया 1 और फेम इंडिया फेज़ 2। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारी फेम इंडिया की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन सी स्कीम है, वो है फेम इंडिया। मेक इन इंडिया आपको पता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको पता है, और स्वच्छ भारत अभियान आपको सबको पता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखो दोबारा इसमें नहीं आ गया है, नहीं पूछा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका, बाइकैमलाइजेशन, द्विसदन, संविधान की कठोरता मतलब रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या डिवीजन ऑफ द पावर। डिवीजन ऑफ द पावर केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो यूनिटरी फीचर है, ठीक है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये कौन से हैं, ये है फेडरल फीचर। और फेडरल फीचर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों को कुछ ना कुछ पावर दी गई है। अब बाइकैमलाइजेशन क्यों है, मतलब कि द्विसदन, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया राज्यसभा भी है हमारे पास और लोकसभा भी है। अब यहाँ पे कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी अपनी सहमति देती है। अब ये स्टेट से रिलेटेड कैसे हो गया, क्योंकि जो स्टेट के जो भी एमएलए होते हैं ना, स्टेट अपने एमएलए को एमपी बनाकर राज्यसभा में ही भेजता है। तो रिलेशन हो गया ना इसका बाइकैमलाइजेशन का फेडरेशन से। अब साथ में रिजिडिटी कि संविधान की कठोरता, ये कैसे, ये भी बात है कि जब भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा दोनों की मेजॉरिटी सही है। और कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जहाँ पर कि आधे, जैसे कि हमारे पास 28 राज्य हैं तो उसमें से 14 राज्यों की सहमति चाहिए होती है अगर आप कोई भी बिल पास करते हैं। ये वन ऑफ द फीचर है अमेंडमेंट का। साथ में है डिवीजन ऑफ द पावर, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। वो कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है हमारे 7वें शेड्यूल में दे रखा है, जहाँ पर कि आपकी यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, कंकरेंट लिस्ट आती है। तो सारे कौन से फीचर हो गए, ये BCD, ये हमारे फीचर हो गए फेडरल फीचर, जहाँ पर कि स्टेट और सेंटर दोनों को साफ साफ दोनों को दे रखा है पावर। चलिए ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।